कैसे हैं आप सब? अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है। पेपर 2 का कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम अभी तक 60% कोर्स अपना कवर कर चुके हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी क्लासेस डाल दी हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं फाइनेंस के, जैसे इक्विटी, प्रीफरेंस शेयर्स, डेब्ट एंड सरप्लस, ये सब को हम इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या हमारे लिए रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोपोर्शंस हम इसका चेक करते हैं, रेशियो देखते हैं। एंड देन जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म्स है वो कितनी अफेक्ट होती है, कितनी नहीं होती है इस रेशियो को यूज़ करने से। इसमें कुछ थेरीज हैं, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस का एक तरीके से कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, प्रोपोर्शंस यूज़ किया जाता है, रेशियो यूज़ किया जाता है। इसको फाइनेंशियल लीवरेज या फाइनेंशियल मिक्स भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है, जो हमारा प्रॉफिट्स है, अर्निंग्स है, उसको हमें देखना है कि किस तरीके से हम उसको मैनेज करके चलें इन टर्म्स ऑफ द ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो इसमें बेसिकली हम जो चेक करते हैं डेब्ट एंड इक्विटी को ही चेक करते हैं। एंड देन हमारा जो डेब्ट है वो चीपेस्ट होता है इक्विटी से, बिकॉज उसमें हमारा जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो एक तरीके से फिक्स्ड होता है। एंड इक्विटी के लिए हाई रिस्क हाई ऑफ रिटर्न के लिए हम उसमें देखते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इसको बनाने से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपना प्रॉफिट पे रखना है, जिससे बेस्ट मैक्सिमाइजेशन होगी हमारी। अगर रेट ऑफ रिटर्न हमारा अच्छा होगा तो हमारे शेयर होल्डर्स उसमें उससे सेटिस्फाई हो पाएंगे, उन्हें रिटर्न अच्छा मिल पाएगा और वो री इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो इससे क्या अफेक्ट होती है वैल्यू फाइनेंशियल लीवरेज में। हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है, बट जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम लीवरेज लेवल है वो हमारा नहीं होता है अफेक्ट। सो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे डेब्ट का लेवल है वो किस लेवल पे हमें यूज़ करना है, क्या इंटरेस्ट हमें कितना हमें से पे करना है। तो अगर हमारा इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो हमारी जो इनकम लेवल्स है या ईपीएस है, हमारी जो इक्विटी की रिटर्न्स है वो भी इंक्रीज होगी और वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज होगा। तो इसमें हम ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का यही या कैपिटल स्ट्रक्चर का यही मेन मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रखें एंड उससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हाई होगी। इसकी फोर्थ थियरीज हैं। फर्स्ट थियरी पढ़ते हैं हम, नेट इनकम अप्रोच, जो डुरांड ने दी थी। इन्होंने बोला फाइनेंशियल लीवरेज एक फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन कैसे है कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज हमारी जो ईपीएस है वो अगर डिक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ डेब्ट के रेशियो में अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, WACC हमारा डिक्रीज होता है एंड देन हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज होती है। इसकी कुछ एजम्पशंस है, इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, केडी जो होता है हमारा लेस देन होता है केई से। एंड देन हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच नेक्स्ट अप्रोच है, उसने बोला, इसमें ये भी दुरान ने ही दी थी। दुरान ने इसमें बोला नेट इनकम अप्रोच में नेट इनकम अप्रोच के एकदम इन्होंने अपोजिट बोला। उसमें इन्होंने बोला वो फेवरेबल कंडीशंस होती है, फाइनेंशियल लीवरेज होती है, बट ऑपरेटिंग इनकम में इन्होंने बोला कि डेब्ट एंड इक्विटी में कोई रिलेशनशिप्स ही नहीं होता है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है वैल्यू ऑफ द फर्म्स, इसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता है। इसके हम कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो हमारा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स ओवरऑल्स वो हमारी अनचेंज होती है, कांस्टेंट होती है। और जो हमारे डेब्ट एंड इक्विटी होते हैं उनको उस तरीके से तोड़ा जाता है, इस तरीके से उनकी वैल्यू बनाई जाती है कि जो हमारा रिटेंशन अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो सके। ये नहीं कि 100% उन्होंने डेब्ट को ही दे दिया, इक्विटी के लिए कुछ नहीं है। एंड देन जो भी मार्केट में हमने डेब्ट को दिया, उसके डेब्ट के देने के बाद जो बचेगा वो सारा 100%
इक्विटी के लिए हो जाता है। एंड देन इन्होंने बोला कि डेप्ट को अगर इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन्होंने कांस्टेंट बोला डेप्ट को एंड नो टैक्सेशन बोला। एंड देन इसमें एक बार पूछा गया था कि जो वैल्यू होती है वो किसे सजेस्ट करती है, तो वो टोटली डिपेंड करती है ऑपरेटिंग इनकम एंड एसोसिएशन बिजनेस रिस्क को जो चेंज होता है लिवरेज डेप्ट को अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म्स में। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हम देखते हैं कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्म्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको कैसे यूज़ करना है। बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया गया है। मीन्स इन्होंने बोला कि अगर हम मिनिमम कॉस्ट रखें अपनी तो हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशंस पे हम पहुंच पाएंगे, मतलब कि एक ऑप्टिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच ने कांस्टेंट रखा इंटरेस्ट को एंड देन इन्होंने इक्विटी शेयर्स को भी कांस्टेंट रखा और डब्ल्यूएसीसी को बोला कि वो पहले स्लोली डिक्रीज होते हैं एंड देन वो फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं हम एमएम अप्रोच पे। एमएम अप्रोच फ्रैंको मोलानी एंड मिट्रो मिलर ने दी थी, जो कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के नाम से फेमस हुई। इसमें दो प्रोपोर्शंस यूज किए गए थे, एक विदाउट टैक्सेशन एंड एक टैक्सेशंस। तो विदाउट टैक्सेशन में इन्होंने बोला है कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म्स है वो अफेक्ट होती है एंड अगर अर्निंग हमारी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ द फर्म्स भी हमारी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। बट जो विद टैक्सेशंस है उन्होंने बोला कि अगर हमारी फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होता है तो वैल्यू फर्म भी इंक्रीज होती है एंड डब्ल्यूएसीसी हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसकी अप्रोचेस हैं कि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन हैं वो इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं एंड जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट डिविजिबल्स होती हैं और जो बायर एंड सेलर्स की सिक्योरिटी हैं वो हम इन्वेस्टर्स को फ्रीली प्रोवाइड करा पाते हैं। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो बैंक्रप्सी कॉस्ट, नो इंश्योरेंस कॉस्ट भी नहीं आ रही इंश्योरेंस की। 100% पे आउट होता है, 0% रिटेंशन अर्निंग होता है और ईवीआईटी हमारी अफेक्टेड नहीं होती है। पैकिंग ऑर्डर थियरी हमारी आती है। पैकिंग ऑर्डर थियरी में क्या होता है कि वे डोनाल्डसन ने 1961 में दी थी। इन्होंने इसमें बोला है कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें अगर हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके हाई रिटर्न अर्न कर सकते हैं। अब हमारी आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्या है, मिनिमम रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है, हडल रेट क्या है, टारगेट रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है। ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही सेकंड नेम्स हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम टारगेट करते हैं जो हमारा डिसीजन मेकिंग में होता है वो हम एक प्रॉपर तरीके से रेशनली डिसीजन लें फॉर द प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें कुछ बोला गया है कि जो बिजनेस रिस्क होता है वो भी अनअफेक्टेड होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी अनअफेक्टेड होता है। एक्सप्लिसिटी कॉस्ट एंड इम्प्लिसिटी कॉस्ट होती है इसके अंदर। एक्सप्लिसिटी कॉस्ट हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिटी कॉस्ट जो होती है वो ऑनर की कॉस्ट होती है। ट्रांजेक्शन हमारी डे टू डे की जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है। फ्यूचर कॉस्ट हमारी जो फ्यूचर बेस्ड हम ट्रांजेक्शन या कॉस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर होती है। एवरेज जो हमारी बेसिक कॉस्ट है, हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो लगेगी। मार्जिनल जो हमारा प्रॉफिट जो एडिशनल हम ऐड ऑन कर रहे हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट हमारी डेप्ट एंड इक्विटी एंड प्रीफरेंस वगैरह होते हैं। जो हमारे कंपोजिट कॉस्ट है ये हमारी डब्ल्यूएसीसी होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच ऑलरेडी मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, वही है ये दोनों। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बनाने के देखने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एक स्पेसिफिक कॉस्ट।
स्पेसिफिक कॉस्ट हमारी होती है प्रीफरेंस डेब्ट एंड इक्विटी एंड शेयर्स वगैरह जो होते हैं। एंड जो WACC है हमारा एवरेज कॉस्ट को हम इसमें कैलकुलेट करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो फर्स्ट आता है हमारा डेब्ट कैपिटल जो कि विदाउट टैक्सेस है। इसमें इंटरेस्ट अपॉन हमारा प्रोसीड्स इनकम के लिए हम लेते हैं, SB हम इसमें करते हैं। इरिडेमेबल प्रीफरेंस शेयर्स भी होते हैं और रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स में क्या होता है इंटरेस्ट प्लस F, यहाँ पे आगे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सही से देख लेना, इंटरेस्ट प्लस F अपॉन B एंड D करके N नंबर से हम करते हैं SB प्लस RB अपॉन 2 × 100 करके ये हमारा फॉर्मूला बनता है। एंड देन हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी होती है इसमें हम डेप्ट को अगर हम टैक्सेबल्स होता है तो 1 - T कर देते हैं। ये KD हमारा डेप्ट होता है और 1 - T हमारा टैक्स को हम माइनस करके लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर्स में हम आफ्टर द टैक्स देखते हैं तो PD अपॉन SB × 100 करके हम अपना PD हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड्स है और नीचे हमारा मार्केट प्रोसीड्स है जो कि हम आगे से फॉलो करते आ रहे हैं। एंड टैक्स से पहले हम 1 - T कर देते हैं PD में। उसमें हम KD में साइड में करके KD 1 - T करते हैं, बस इसमें अपॉन में 1 - T करते हैं। एंड अगर इसका रिडीमेबल्स जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है PD प्लस F अपॉन N SB प्लस RB अपॉन 2 × 100 करके फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट पूछे जाते हैं फॉर्मूले। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इक्विटी का। इक्विटी में फर्स्ट आता है अर्निंग यील्ड मेथड का। अर्निंग यील्ड मेथड में हमारा आ जाता है EPS अपॉन हमारा MP मार्केट प्राइस × 100 कर देते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड में हमारा डिविडेंड का जब आता है इक्विटी में EPS करते हैं, डिविडेंड में DPS कर सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर्स भी कर सकते हैं एंड अपॉन PM मतलब जो मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। ओनली DB लिख सकते हैं और DPS भी लिख सकते हैं × 100 करके करते हैं। एंड अगर हम ग्रोथ पे जाते हैं डिविडेंड यील्ड में ग्रोथ भी ऐड ऑन करते हैं तो D किस पूरे फॉर्मूले के साथ में बस प्लस D लगा देते हैं। देन हमारा आता है कॉस्ट रिटेंशन अर्निंग। कॉस्ट रिटेंशन अर्निंग वो होती है जब एक फर्म अपना प्रॉफिट अर्न करती है, टोटल 100% उसने जो प्रॉफिट अर्न किया एंड देन उसका कुछ रेशियो पे आउट किया मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड जो बचा हुआ कुछ पार्ट्स है जो कंपनी ने अपने पास रखा उसको हम रिटेंशन अर्निंग होते हैं। रिटेंशन अर्निंग जो होती है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए या री इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को